अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे डिज़ीज़ कंट्रोल क्या होती है। डिज़ीज़ कंट्रोल के अंदर हम देखेंगे कि हम बीमारी को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास आता है प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब हिफाजती तदाबीर करेंगे हम। सबसे पहले वो किस तरह करेंगे, हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम वैक्सीनेशन करवा के डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी के थ्रू डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स में हमारे पास ये होता है कि हम वो वजूहात जिनकी वजह से डिज़ीज़ बीमारी हो रही है उनको देखा जाए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाए और उनसे बचा जाए। इनको हम बोलते हैं कॉजेटिव एजेंट्स। कॉजेटिव एजेंट्स मतलब वो एजेंट्स जिनकी वजह से डिज़ीज़ हो रही है, बीमारी हो रही है। और नेक्स्ट हमने ये देखना है कि मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन क्या है डिज़ीज़ का, मतलब किस वजह से बीमारी किस ज़रिए के ज़रिए फैल रही है। मतलब वो हम आगे अब एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं, उसके ज़रिए हमें यह समझ आ जाएगा। जैसे कि अब आ गया है एड्स। एड्स स्टैंड्स फॉर ए एक्वायर्ड, आई इम्यूनो, डी डेफिशिएंसी एंड एस सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये हमारे पास एक डिज़ीज़ है। इसका कॉजेटिव एजेंट हमारे पास क्या किस वजह से होती है, एक वायरस है HIV वायरस, उसकी वजह से ये होती है। H स्टैंड्स फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो डेफिशिएंसी एंड V फॉर वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से ये होती है। मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन क्या है इसका, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलेगी। मतलब एक पर्सन था, उसको एड्स था, हमने उसका ब्लड किसी नॉर्मल पर्सन के अंदर लगा दिया जिसको एड्स नहीं था, तो उसको भी एड्स हो जाएगा। इसी तरह कंटामिनेटेड सिरिंजेस यूज़ कर ली हमने, एक इन्फेक्टेड पर्सन था, उसको एड्स था, हमने उसको एक सिरिंज यूज़ की, वही हमने नॉर्मल पर्सन के साथ यूज़ कर ली, तो उसको भी जो है एड्स हो जाएगा। इस तरह सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमने जो अगर इन्फेक्टेड पर्सन के यूज़ कर लिए तो इस तरह भी फैल सकती है। नेक्स्ट एक डिज़ीज़ की एग्जांपल दी उन्होंने, हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस H वायरस की वजह से होता है। H वायरस होता है हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस, इसकी वजह से होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट है ये। मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन इसका भी वही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए फैलेगा, कंटामिनेटेड सिरिंजेस के ज़रिए फैलेगा और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए फैलेगा। नेक्स्ट में हमने सेकंड पॉइंट देखा था वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हम पोलियो की करवा सकते हैं, वूपिंग कफ की, मीज़ल्स की और मम्प्स वगैरह की। वैक्सीनेशन में होता क्या है हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक डिज़ीज़ है, हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं पोलियो। इसको लेके हम समझते हैं कि वैक्सीनेशन होती क्या है। पोलियो हमारे पास होती है पोलियो वायरस की वजह से। हम क्या करेंगे, एक पेशेंट के अंदर डेड पोलियो वायरस इंजेक्ट कर देंगे, उसके जर्म्स, ठीक है। जैसे ही हम वो डेड जर्म्स इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ जनरेट हो जाएंगी। जैसे ही एंटीबॉडीज़ जनरेट होंगी, ठीक है, इन केस अगर रियल में पेशेंट को कोई पोलियो वायरस का अटैक आता है तो पहले से ही बॉडी में एंटीबॉडीज़ जनरेट हुई होंगी, वो उसके अगेंस्ट काम करेंगी और पेशेंट को पोलियो डिज़ीज़ होने नहीं देंगी। इस तरह वैक्सीनेशन काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास एक साइंटिस्ट था एडवर्ड जेनर, उसने वैक्सीनेशन की टेक्निक पहली दफ़ा डेवलप की थी 1796 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरेपी। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट था। इसके अंदर सबसे पहले अगर हमें कोई डिज़ीज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, ठीक है, तो हम उसमें एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं, ये कैंसर के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं। इसमें हम कोई भी एक्सरेज या रेडिएशन जो है वो यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं इसमें कि जो कैंसरस पार्ट होता है उसको एक्सपोज करते हैं एक्सरे से या रेडिएशन से, तो वहाँ पे जो एक्सरेज होते हैं वो किल कर देते हैं हमारे पास कैंसर सेल्स को। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज हमारे पास ये भी है कि कैंसर सेल्स के साथ साथ नॉर्मल सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी हम डिफेक्टिव जीन्स, कोई भी अगर जीन के अंदर कोई मसला आ रहा है, कोई डिफेक्ट आ रहा है, कोई ख़राबी आ गई है, तो उसमें हम जीन थेरेपी यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन जिसकी जीन्स नॉर्मल है उसमें से जीन्स निकालते हैं और होस्ट मतलब वो पर्सन जिसकी जीन्स डिफेक्टिव हैं उसके अंदर हम इसको इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम जीन थेरेपी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, हम कम्युनिटी के अंदर डिज़ीज़ को कंट्रोल करते हैं मुख्तलिफ़ मेथड्स के थ्रू। इसमें हम क्या क्या चीज़ों पे नज़र रखेंगे कि जो प्रॉब्लम है, जो डिज़ीज़ है, उसकी सिविरिटी कितनी है, उसकी शिद्दत कितनी है, ठीक है, किस किस वजह से वो फैल रही है, और हम कौन से ऐसे इक़दामात कर सकते हैं, कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम उसको कंट्रोल कर सकें या उसको ट्रीट कर सकें। लास्ट पॉइंट हमारे पास इसमें आता है क्लोनिंग।
क्लोनिंग में हमारे पास क्या आता है कि इसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए एक जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज़म, एक ऐसा जानदार पैदा कर लेते हैं हम क्लोनिंग के ज़रिए जो कि बिल्कुल पहले वाले की तरह होता है। उसका जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मटीरियल भी वैसा ही होता है और वो बिल्कुल शक्ल में हर चीज़ के लिहाज से वो पहले वाले की तरह ही होता है। अगर जीन्स के अंदर म्यूटेशंस ना आए तो जेनेटिक मेकअप सेम होता है, लेकिन अगर म्यूटेशंस आए तो फिर सेम नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्लोनिंग इस तरह भी होती है कि फॉर एग्जांपल एक एम्ब्रियो डेवलप हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ाइगोट बना, एम्ब्रियो बन गया। उस एम्ब्रियो को ही हम 2-3 एम्ब्रियो के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जैसे ट्विंस वगैरह प्रोड्यूस होते हैं वो भी इसी के थ्रू हो रहे होते हैं। एम्ब्रियो को 2-3 में डिवाइड कर दिया तो वो ट्विंस प्रोड्यूस होंगे जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे।